नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। शुक्रवार की सुबह 9 बजे हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर जबरीमल पारख सर। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। और नमस्कार पारख सभी सर जब को। होते हैं तो सिनेमा पे बात करते हैं। हालांकि पारख सर आप जानते हैं कि हिंदी के प्रोफेसर रहे, 35 साल से ज्यादा का समय उन्होंने अध्यापन को दिया और कई सारी किताबें लिखी है मीडिया को लेकर के, सिनेमा को लेकर के। और पारख सर लगातार हमारे चैनल के साथ, द नागरिक के साथ हिंदी सिनेमा की यात्रा पर बात कर रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे श्याम बेनेगल साहब पे। श्याम बेनेगल इतना बड़ा नाम है हिंदी सिनेमा का कि एक एपिसोड में उन पर बात खत्म करना संभव नहीं है। इसलिए आज हम दूसरे एपिसोड में भी श्याम बेनेगल सर के साथ हाजिर हैं। तो आज हम श्याम बेनेगल की शुरुआती 3 फिल्मों की चर्चा करेंगे और वो तीनों फिल्में जो है वो उनकी जो प्रतिष्ठा बनी उस प्रतिष्ठा का आधार रही है। ये 3 फिल्में, जो सबसे पहली फिल्म थी 1974 में अंकुर, उसके बाद 1975 में उन्होंने बनाई थी निशांत और उसके बाद 1976 में उन्होंने बनाई मंथन। इन तीनों फिल्मों में कुछ चीजें कॉमन है और कुछ अलग अलग है। कॉमन चीज यह है कि ये तीनों ग्रामीण पृष्ठभूमि में बनाई गई फिल्में हैं और इस दृष्टि से इन तीनों फिल्मों का अपना महत्व है। ग्रामीण पृष्ठभूमि में बनी हुई तो है, लेकिन अलग अलग काल और देश की, यानी कि वो एक स्थान से संबंधित नहीं है और एक समय से संबंधित नहीं है। अंकुर जो है वो दक्षिण भारत की के यथार्थ से प्रेरित है। निशांत भी दक्षिण भारत से प्रेरित है। निशांत का संबंध जो है वो 1945 से। 1945 अगर आपको ध्यान हो तो उस समय तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था, तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था, देश की आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी। और उस 1945 में जो तेलंगाना मूवमेंट किसानों का था, तेलंगाना आंदोलन जो किसानों का था, उससे संबंधित है। अगर इस दृष्टि से देखें निशांत को, तो अंकुर दरअसल उससे पहले की फिल्म है। यानी कि जिस किसान आंदोलन ने क्रांति का रूप ले लिया था और जिसे हम निशांत में देखते हैं, अंकुर उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या किसानों को भोगना पड़ रहा था, किस तरह से उनका शोषण होता था, किस तरह उनका उत्पीड़न होता था, उसको उन्होंने बताया। और तीसरी फिल्म जो है मंथन, ये गुजरात की पृष्ठभूमि में बनाई गई फिल्म है, लेकिन ये फिल्म है आजादी के बाद के यथार्थ से संबंधित। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो पहली 2 फिल्मों में यानी अंकुर और निशांत में फ्यूडलिज्म यानी सामंतवादी पृष्ठभूमि में बनाई गई फिल्में हैं, तो ये तीसरी फिल्म जो है वो पूंजीवादी पृष्ठभूमि में है, लेकिन तीनों में किसान है। तीसरी फिल्म जो है वो वास्तव में दुग्ध उत्पादक किसानों के बारे में है और पहली 2 फिल्में जो हैं वो उन किसानों के बारे में है। खास तौर पर पहली फिल्म जो है वो एक दलित स्त्री के जीवन से संबंधित है, जो दरअसल उन्हें किसान कहना ठीक नहीं है, बल्कि खेत मजदूर कह सकते हैं। वह वर्ग है जो एक तरह से मजदूर के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह से ये तीनों फिल्में जो है ग्रामीण यथार्थ को प्रस्तुत करती है। पहली फिल्म अंकुर की चर्चा करें। अंकुर जो है वो 1974 में रिलीज हुई थी, ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म को बनाने की योजना तो वो 1960 के बाद से लगातार कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये बनाने का मौका मिला 1972-73 के बाद में, और उसे 1974 में उन्होंने रिलीज किया। इसमें उन अभिनेताओं ने काम किया जो बाद में हिंदी फिल्म संसार में, या कहना चाहिए कि हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित फिल्मकार के रूप में हमारे सामने आए।
इस फिल्म की नायिका जो है वो शबाना आजमी, और शबाना आजमी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है लक्ष्मी नाम की एक ऐसी दलित स्त्री का जो जमींदारों के यहाँ काम करती है, झाड़ू पोछा वगैरह, जो काम आमतौर पर दलितों से लिया जाता है। और दलितों को जिस तरह के भेदभाव, जिस तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, वही अंकुर में इस स्त्री को भी भोगना पड़ता है, और इसके उस गूंगे पति को भी भोगना पड़ता है, गूंगे बहरे पति को, जिसकी भूमिका साधु मेहर ने निभाई है। साधु मेहर और शबाना आजमी ये दोनों पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से अभिनय में डिप्लोमा करके निकले थे, और बाद के दौर में भी ये प्रसिद्ध अभिनेताओं के रूप में पहचाने गए, खास तौर पर शबाना आजमी। साधु मेहर ने शुरुआत में कुछ वर्षों तक हिंदी फिल्मों में काम किया, बाद में वो उड़िया फिल्म के बहुत बड़े निर्देशक बने। दूसरी फिल्म जो निशांत है वो भी जमींदारों से संबंधित है, लेकिन वो जमींदारों से संबंधित होते हुए भी इसमें भी जो किसान सीधे तौर पर नहीं है, हालांकि किसानों का शोषण उत्पीड़न की कहानी यहाँ पर भी है जैसे अंकुर में है, लेकिन उसमें तो वह शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध विद्रोह या विरोध की एक का अंकुर भर फूटा था, जिसे बहुत ही सांकेतिक रूप में उन्होंने फिल्म के अंत में दिखाया था। और लेकिन निशांत में वह विद्रोह सचमुच होता है और जमींदारों पर, जमींदार की हवेली पर किसान हमला करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये दोनों फिल्में जो है एक तरह से फ्यूडलिज्म के विरुद्ध किसानों के संघर्ष को दिखाती है। हिंदी में इस तरह की फिल्में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बनी हो, लेकिन उसे विद्रोह में बदलना और विद्रोह के रूप में दिखाना यह आमतौर पर हिंदी फिल्मों में नहीं हुआ। किसानों का शोषण होता है, इसे हम 2 बीघा जमीन में देख चुके हैं, मदर इंडिया में देख चुके हैं। मदर इंडिया में वो किसानों का शोषण जमींदार के द्वारा नहीं होता, बल्कि लाला के द्वारा होता है, एक महाजन के द्वारा होता है। लेकिन अल्टीमेटली ये फिल्में जो है वो किसानों के शोषण पर है। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक समझदारी हमें श्याम बेनेगल की फिल्मों में दिखाई देती है, वैसी समझदारी हमें निश्चित रूप से 2 बीघा जमीन और मदर इंडिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्में हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें वैचारिक दृष्टि से जो परिपक्वता नजर आती है, वैचारिक दृष्टि से जो एक गहरी अंतर्दृष्टि नजर आती है, वो निश्चित रूप से श्याम बेनेगल के फिल्मों की अपनी विशेषता है। अंकुर पर हम बात करें, अंकुर फिल्म जो है एक जमींदार परिवार से कहानी की शुरुआत होती है। आप जानते हैं कि जमींदार आमतौर पर जमींदार या जागीरदार कुछ भी कह लीजिए, वो जागीरदार जो है वो किसानों का कई तरह से शोषण करते, गांव वालों का। उनके पास बहुत जमीन होती है, उस जमीन पर वो काश्तकारी करने के लिए, खेती करने के लिए खेत मजदूरों को देते हैं, फिर उनके द्वारा उनका शोषण भी करते हैं। दूसरा शोषण का तरीका ये होता है कि गरीब किसानों की स्त्रियों को का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, और अन्य तरह के आर्थिक शोषण भी करते हैं। उनसे ज़्यादा काम लेते हैं और उनको उनकी जो उनको मजदूरी मिलनी चाहिए, जो उनके काम का पूरा मेहनताना मिलना चाहिए, वो नहीं देते। ये जो लक्ष्मी है ये भी एक जमींदार के घर पर काम करती है। जमींदार जो है उनका बेटा है सूर्या करके, जिसकी भूमिका अनंत नाग ने निभाई है। वो शादीशुदा है, अभी उसका गोना नहीं हुआ है, लेकिन वह उस घर में रहता है जहाँ से वो अपनी खेती बाड़ी का इंतजाम देख सके। लेकिन और वहीं ये लक्ष्मी और उसका पति जो गूंगा बहरा है वो भी वहीं रहते हैं।
लक्ष्मी के सिफारिश पर वो उसके पति को भी नौकरी पर रखता है। लक्ष्मी जो है वो घर का काम करती है, और जैसा कि आमतौर पर होता है कि दलित स्त्री के हाथ का उच्च जाति के लोग उसका छुआ खाना भी नहीं चाहते, लेकिन ये सूर्या जो है खाना लक्ष्मी से ही बनाता है। और जब उसका पति कहीं चला जाता है तो उसके बाद में वो उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी करता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गरीब लोगों का, जो जमींदार लोग, जागीरदार लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उस एक्सप्लॉयटेशन के कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादा काम लेना और उसका मेहनताना नहीं देना। दूसरा, उनका जो है उनको कम मजदूरी देना और उनका शारीरिक शोषण भी करना। स्त्रियां अगर है तो उनका शारीरिक शोषण भी करना। चूंकि उनका पूरे सिस्टम पर, पूरे ग्रामीण व्यवस्था पर उनका चूंकि नियंत्रण होता है, इसलिए उनके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठाता। किसी की यह हिम्मत नहीं होती है कि उनके इस अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हो सके या उसका मुकाबला कर सके। वो कभी किसी को भी पीट सकते हैं, किसी के साथ किसी तरह का भी अत्याचार और अनाचार कर सकते हैं। इस फिल्म में इसे काफी रूपों में दिखाया गया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अंकुर फिल्म जो है वो हमें उन खेत मजदूरों का या गांव के उन दलितों का शोषण दिखाया जाता है अपर कास्ट के जागीरदारों द्वारा। ध्यान देने की बात है कि इस फिल्म से पहले तक हमें सीधे तौर पर अछूतों या दलितों पर कोई ऐसी फिल्म नहीं मिलती स्वतंत्रता के बाद जो उनकी कहानी कहती हो। इस रूप में सुजाता जैसी फिल्में बनी है आजादी के बाद में, लेकिन वो वास्तव में पूरे दलित समाज की कहानी नहीं है, सिर्फ एक दलित स्त्री की कहानी है जो एक ब्राह्मण परिवार उसे अपने यहाँ पर शरण देता है और उसे पाल पोस कर बड़ा करता है। लेकिन इस फिल्म में अंकुर में जो है वो जो शबाना आजमी और उसका पति है वो दोनों दलित है, और इस कारण से उनका सिर्फ भौतिक मतलब आर्थिक शोषण ही नहीं होता या दैहिक शोषण नहीं होता, दलित होने के कारण उन्हें बार बार अपमानित भी होना किया जाता है कई तरीके से। जैसे जब वो सूर्या उसके हाथ की बनी हुई चाय पीता है या उससे खाना बनवाता है तो गांव का पंडित आकर इस बात के लिए उनसे मना करता है कि दलित के हाथ की आप क्यों खा रहे हैं, आपका खाना हम भिजवा देंगे, जैसा कि पहले होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शोषण के कई रूप हैं, वो हमें उसमें दिखाई देता है। उसका पति जो है बेरोजगारी के कारण और काम न मिलने के कारण कहीं चला जाता है, और जब वो वापस लौट के आता है, अच्छा इस फिल्म में ये भी होता है कि ये सूर्या नाम का जो व्यक्ति है ये शादीशुदा है, और बाद में जब उसका गौना हो जाता है तो उसकी पत्नी भी आकर उसे वहाँ रहने लगती है, और उसे ये लगता है कि उसका पति जो है ये लक्ष्मी के साथ उसके जो है अनैतिक संबंध है, इसलिए वो ये चाहती है कि उसे वहाँ से हटा दिया जाए, वहाँ से भेज दिया जाए, और वो उसमें कामयाब भी हो जाती है। लेकिन जब उसका पति आ जाता है और वो काम के लिए इसके पास आता है, सूर्या के पास, जमींदार के पास, तो जमींदार को ऐसा लगता है कि ये उससे लड़ने के लिए आया, उसे पीटने के लिए आया है, और उसे बहुत बुरी तरह से वो हंटर से मारता है, पीटता है। जब लक्ष्मी ये देखती है तो उसे बड़ा दुख होता है। वो जमींदार को गालियां देती है, अपने पति को बचाती है और फिर अपने पति को लेकर वहां से चली जाती है। फिल्म वहीं खत्म हो जाती है और सांकेतिक रूप से एक छोटा बच्चा जो है उस जमींदार के घर पर
पत्थर फेंकता है। ये जो जमींदार के घर पर पत्थर फेंका जाना है, यह एक तरह से इस बात का संकेत होता है कि ये जो एक्सप्लॉइटेशन वो करते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो अब जो आने वाली नई जनरेशन है वो उसे सहन नहीं करेगी। खास बात क्या है फिल्म में? फिल्म की कहानी कोई ऐसी चमत्कारी कहानी नहीं है, या ऐसी कहानी नहीं है जो बिल्कुल पहली बार कही गई हो। अलग अलग रूपों में ये कही गई है, लेकिन जो वैचारिक संरचना इसकी है, वो वैचारिक संरचना निश्चित रूप से एक नवीनता का आभास देती है, और ये समानांतर सिनेमा की विशेषता है। और श्याम बेनेगल की फिल्म में इसे हम देख सकते हैं। दूसरा है कि इसमें जो मेलोड्रामा हिंदी सिनेमा की परंपरा रही है, उस मेलोड्रामा की इसमें कोई का बिल्कुल भी आभास नहीं है। उसमें आपको गीत, संगीत, नृत्य, हास्य के प्रसंग, ये जो मनोरंजन के तत्व होते हैं, ये मनोरंजन के तत्व इसमें नहीं है। जैसे उच्च कोटि का साहित्य होता है, इसी तरह से रचनात्मक और कलात्मक, उसी तरह से ये फिल्म भी रचनात्मक और कलात्मक है, और बहुत ही कसा हुआ उसकी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत कसी हुई है। संवाद भी जो इस तरह के हैं कि आपको बिल्कुल यह आभास होता है कि इसमें कहीं भी कोई हल्की फुल्की बात नहीं कही गई है। कहानी को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जिस तरह की संरचना फिल्म की होनी चाहिए वो होती है, और इस रूप में ये बिल्कुल एक अलग तरह की फिल्म थी। हाँ, कुछ कमजोरियां भी हम कह सकते हैं। कमजोरियां इस अर्थ में है कि फिल्म जो है करीबन 2 घंटे की है, और इस 2 घंटे की फिल्म का जो पूरी कहानी जो है वो जिस तरह से सामने आती है, उस कहानी में बहुत गहरी पकड़ नहीं है। वो पाठकों को मतलब ऐसा आभास नहीं देती कि जैसे हम बिल्कुल, मतलब कहना चाहिए कि जिसमें ऐसी रचनात्मकता नहीं है जो हमें देखने पर महसूस हो, हाँ फिल्म हो तो इस तरह की हो। नएपन का एहसास होता है, लेकिन उस नएपन में जिस तरह की पकड़ होनी चाहिए वो इसमें नहीं होती। लेकिन जो दूसरी फिल्म उन्होंने बनाई निशान, वो निश्चित रूप से अंकुर से ज्यादा बेहतर मुझे लगती है। अंकुर कोई कमजोर फिल्म नहीं है, लेकिन निशांत जो है अंकुर से ज्यादा बेहतर है। ये 1945 की पृष्ठभूमि में बनाई गई है। जैसा मैंने बताया, तेलंगाना का जो मूवमेंट था, उस तेलंगाना के मूवमेंट से प्रभावित ये फिल्म है। ये भी एक गांव की कहानी है, और यहाँ भी जमींदारों का शोषण है, लेकिन कहानी को दूसरे ढंग से कहा गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है मंदिर में चोरी से। एक मंदिर है गांव में, और उस मंदिर में जो भगवान को गहने पहनाए गए हैं, ऑर्नामेंट पहनाए गए हैं, वो एक दिन पंडित जी को मालूम पड़ता है कि वो सारे चोरी हो गए हैं। लेकिन वहां पर एक हार पड़ा हुआ मिलता है, और वह हार जो है वो जमींदार परिवार के सबसे छोटे बेटे विश्वम का होता है। इस पंडित को, जिसकी भूमिका सत्यदेव दुबे ने निभाई है, जो संवाद और पटकथा लेखक भी थे और नाटकों के बहुत अच्छे निर्देशक भी थे, उन्होंने ये भूमिका निभाई है। वो समझ जाते हैं कि इस चोरी के पीछे जो है ये जो जमींदार परिवार है, और ये जो 4 भाई है, उन लोगों ने इसे चोरी की है। लेकिन जाहिर है कि गांव में इन जमींदारों का दबदबा है, इसलिए वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ये जो 4 भाई है जमींदार, जिसमें सबसे बड़े अन्ना का रोल जो है वो अमरीश पुरी ने निभाया। दूसरा भाई जो है प्रसाद, उसकी भूमिका मोहन आगाशे ने निभाई है। मोहन आगाशे
श्याम बेनेगल की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। और तीसरा भाई जो है अनंत नाग है, जिसने अंकुर में सूर्या की भूमिका निभाई है। और चौथा भाई है नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह की एक तरह से कहना चाहिए कि ये पहली फिल्म है, और इसमें ये जो नसीरुद्दीन शाह की भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन चार भाइयों में ये चौथा भाई विश्वम जो है नसीरुद्दीन शाह, ये ही शादीशुदा है, और इसकी पत्नी बनती है रुक्मणी नाम की एक स्त्री, जिसकी भूमिका निभाई है स्मिता पाटिल ने। ये स्मिता पाटिल की पहली हिंदी फिल्म है, और स्मिता पाटिल का रोल बहुत बड़ा नहीं है इस निशान फिल्म में। कह सकते हैं कि नायिका की भूमिका शबाना आजमी ने निभाई है, लेकिन स्मिता पाटिल की भूमिका भी इसमें है, और वो नसीरुद्दीन शाह की पत्नी बनती है। बाकी जो तीनों भाई हैं उसमें फिल्म में बताया जाता है कि अमरीश पुरी यानी अन्ना जो सबसे बड़ा भाई जिसे कहते हैं, वो उसने शादी नहीं की है। बाकी दो ने शादी की है, लेकिन उनकी पत्नियां का देहावसान हो गया है, वो नहीं है। ये बहुत ही चारों भाई जो है बहुत ही भ्रष्ट किस्म के व्यक्ति हैं। ये किसानों का शोषण तो करते ही हैं, उसके अलावा गांव की जो स्त्री इनको पसंद आ जाती है उसको वो एक तरह से उठा लेते हैं, या वो उनको कह देते हैं कि इन्हें हमारे घर भेज देना। और फिर एक एक कर चारों भाई जो है, चौथा भाई तो आमतौर पर नहीं करता ये काम, लेकिन बाकी तीनों भाई, बड़ा अन्ना भी और प्रसाद, और ये जो तीसरा भाई है अंजैया, ये उस स्त्री का शोषण करते हैं। गांव के लोग जानते हैं कि ये जमींदार परिवार किस तरह का है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनके विरुद्ध आवाज उठाए। बिल्कुल इसी तरह से जैसे पंडित को मालूम है कि ये चोरी जो है वो जमींदार परिवार के लोगों ने की है, लेकिन वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि सभी डरते हैं। ये जो चोरी की जाती है, ये चोरी इसलिए की जाती है कि ये जो भाई हैं दूसरे और तीसरे नंबर के, ये जुआ खेलते हैं, और जुए में बहुत सारा धन हार जाते हैं। उसको चुकाने के लिए मंदिर के गहनों की चोरी की जाती है। अब होता क्या है कि उस गांव में एक छोटा स्कूल भी है, और उस स्कूल में एक नए अध्यापक की नियुक्ति होती है। वह स्कूल मास्टर जो है उसकी भूमिका निभाई है गिरीश कर्नाड ने। गिरीश कर्नाड के नाम से आप लोग परिचित होंगे। गिरीश कर्नाड ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है हिंदी की, और गिरीश कर्नाड जो है उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया है, जैसे कि हिंदी की फिल्म उत्सव जो बनाई गई थी, एक संस्कृत नाटक। शशि कपूर उसमें, शशि कपूर की फिल्म थी। शशि कपूर उस फिल्म के निर्माता भी थे, और उसमें शेखर सुमन रेखा ये लोग थे। बिल्कुल, हाँ, ये सब लोग थे। इस पर मैंने अपनी जो किताब है पर्दे पर साहित्य, उसमें उस फिल्म पर एक लेख भी है कि किस तरह से नाटक से फिल्म में रूपांतरण किया गया। ये मिर्ची का टिकम पे साथ आधारित है। हाँ, मिर्च का टिकम पर आधारित है ये फिल्म, और उत्सव नाम से बनाई थी। तो गिरीश कर्नाड जो है ये फिल्मों में अभिनेता के रूप में फिल्मों का निर्देशन करने के लिए अलावा जो उनकी सबसे बड़ी पहचान है वो है एक नाटककार के रूप में। वो एक कन्नड़ भाषा के बहुत बड़े नाटककार माने जाते हैं। तुगलक जैसा बहुत प्रसिद्ध नाटक, जो कह सकते हैं कि भारतीय नाटकों में शायद सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है, जिस पर अब्राहम अलकाजी जैसे महान नाट्य निर्देशक ने कई बार उसे खेला है, और लोगों ने भी खेला है। और उसके अलावा भी गिरीश कर्नाड ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं जो काफी खेले गए हैं, न केवल कन्नड़ भाषा में बल्कि दूसरी भाषाओं में। उनके लगभग सभी नाटक जो है हिंदी में अनुदित भी हो चुके हैं और खेले भी गए हैं। कुछ नाटकों पर फिल्में भी बनी। यू आर अनंत मूर्ति का जो प्रसिद्ध
उपन्यास है संस्कार, उस संस्कार में भी उन्होंने जो है मुख्य भूमिका निभाई है और उसके अलावा निर्देशन भी किया। तो ये गिरीश कर्नाड जो है इस निशांत नामक फिल्म में स्कूल मास्टर की भूमिका निभाते हैं, जिनकी पत्नी होती है शबाना आजमी और उसका नाम होता है सुशीला और एक छोटा बच्चा भी होता है। जब गांव में आकर देखते हैं तो मास्टर को ये बड़ा अजीब लगता है कि गांव में जो है ये जमींदार लोग हैं, ये तरह तरह से गांव के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। जैसे बाजार गए तो सब्जियां उठा ली, किसी का फल उठा लिया, किसी स्त्री को छेड़ दिया, कुछ भी कर सकते हैं वो, उन्हें कोई टोकने वाला नहीं है। जो गांव का पुलिस होता है दरोगा, वो भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं होता। तो ये इसी डर के कारण एक बार क्या होता है कि ये जो स्कूल मास्टर है, इसकी पत्नी सुशीला यानी शबाना आजमी है, उस पर इस सबसे छोटे जमींदार विश्वम, जिसकी भूमिका नसीरुद्दीन शाह ने निभाई थी, उसकी नजर उस पर पड़ती है और वो उस पर मोहित हो जाता है। उसके भाई तो वैसे भी बहुत ही गुंडे किस्म के, कहना चाहिए चाल चलन बहुत ही खराब होता है। वो उसको उठा लेते हैं घर से रात के समय में, अपनी गाड़ी में डाल के उस सुशीला को उठा के अपने यहाँ पर ले जाते हैं। जब ये जो स्कूल मास्टर है ये जमींदार के पास जाता है, लेकिन उसकी वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता। कोतवाल के पास जाता है, वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं होता। शहर में जाता है, पुलिस के पास जाता है, अदालत में जाता है, अखबार वालों के यहाँ जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गांव के लोग भी तमाशा देखते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और उसे मतलब बहुत ही इस बात का धक्का लगता है। एक बार बल्कि मंदिर में उसकी पत्नी मिलती भी है और वो इस बात के लिए उसकी बहुत तीखी आलोचना करती है कि तुम जो है वो मुझे छुड़ा नहीं सकते और मैं जो है जमींदार के यहाँ कैद हूँ। तो वो कहता है सुशीला को कि मैंने आपकी तरफ से हर संभव कोशिश की, जो करता हुआ वो नजर आता है, लेकिन दिक्कत यह है कि उस कोशिश का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके लिए तो उसके पास तो इस बात की जानकारी भी नहीं होती कैसे कोई कोशिश हो रही है। वो कहती है कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इसकी जमींदार की हवेली पर हमला कर सकते थे, आग लगा सकते थे, मेरे लिए तुमने किया क्या? तो उसे एकाएक एहसास होता है कि नहीं, कुछ करना चाहिए। तो इस कुछ करने के इस कोशिश में स्कूल मास्टर की मदद करता है वो मंदिर का पंडित, जिसके मंदिर से गहने चोरी हुए थे और वो जानता है कि ये जमींदार लोगों ने वो गहने चोरी। वो गांव के लोगों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरह से अगर ये अत्याचार होता रहेगा तो ये ठीक नहीं है, और जितना अत्याचार करने वाला दोषी होता है उतना ही दोषी वह व्यक्ति भी होता है जो अत्याचार सहता है। और धीरे धीरे वो गांव के लोगों को जमींदारों के खिलाफ एकजुट करते हैं। ये जमींदारों के खिलाफ गांव के लोगों को, किसानों को एकजुट करने की ये जो कोशिश है, ये दरअसल तेलंगाना मूवमेंट का असर है। तेलंगाना का आंदोलन जो था, जिसमें किसानों के बीच में तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी ने काम किया था और लोगों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया था, उसका असर हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है। एक गांव में एक आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन होता है, उसका जुलूस निकलता है। जैसा कि गांव में प्रथा है कि कोई भी इस तरह का आयोजन होता है, यानी कि गांव में अगर किसी की शादी भी होती है तो दूल्हा दुल्हन सबसे पहले जमींदार के यहाँ जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनको भेंट दी जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये लोग जब वो जमींदार सबसे बड़ा अन्ना जो है वो उस जुलूस के बीच में आता है, ये समझ के कि हमेशा की तरह ये
जमींदार को आमंत्रित करते हैं और उनके वो करते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ उस पर हमला हो जाता है। उसके बाद में जो गांव के किसान हैं, वो गांव के लोग हैं, उस हवेली पर हमला कर देते हैं और सभी जमींदारों को, सबसे छोटे वाले को छोड़कर सभी जमींदारों को जो है वो इस तरह से मार डालते हैं। एक तरह का विद्रोह हो जाता है। हालांकि विश्वम उसको लेकर भाग जाता है सुशीला को, स्कूल मास्टर की पत्नी को, लेकिन वो भी अंत में पकड़े जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे एक निशान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पहली फिल्म का नाम था अंकुर, यानी कि एक विद्रोह की चिंगारी जो है पनप रही है, और दूसरी फिल्म जो है जिसका नाम निशान थे, यानी कि रात्रि का अंत। विद्रोह के रूप में एक तरह से रात, ये जो शोषण और उत्पीड़न की जो जमींदारी प्रथा है, इसका अंत का सूचक है, और इस रूप में ये हमें ये फिल्म सामने आती है। निश्चित रूप से हमको से ये ज्यादा प्रभावित फिल्म है। तीसरी फिल्म जो है वो है मंथन, लेकिन इस मंथन की और कुछ और फिल्मों की हम चर्चा अगले वाले इसके तीसरे भाग। जी जी, बिल्कुल, समय भी हो गया, आधा घंटा हो गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, इन पर बहुत बात की जाएगी। अभी पहले श्याम बेनेगल का हम कुछ अच्छा सा चैप्टर चलाएंगे, कुछ और चीजों पर बात करेंगे। बिल्कुल से, और बहुत लंबा करियर है उनका। तो बहुत फिल्में हैं, जी, बहुत फिल्में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं आप तमाम साथियों से भी कहूंगा कि आप देखिए उन फिल्मों को, वापस देखिए, अंकुर हो या निशांत हो या मंथन हो या और मंडी है, ढेर सारी फिल्में उनकी है। वो फिल्में, तमाम फिल्में आज भी जो है बेहद प्रभाव डालती है। तो और एक तरह से कहिए कि स्कूल माने गए, श्याम बेनेगल सिनेमा के स्कूल के तौर पे देखे गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पारक सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथी का जो हमारे साथ प्रोग्राम देख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया लगातार आती है और आती रहनी चाहिए, और क्या और आप बेहतर करना चाहते हैं, क्या आप बेहतर जानना चाहते हैं, वो भी जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं शाम की चौपाल में। नमस्कार।